बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह और आप देख रहे हैं सीएसई गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी के स्टेटस पे। सीएसई का स्टेटस तो एक हो चुका कंप्लीट, उसके बारे में हमने बता दिया था कि क्या चल रहा है, क्या आजकल क्या सिचुएशन है। तो इसके बारे में आज बात करते हैं यूनिवर्सिटी के स्टेटस पे। इस पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं यूएसटीसी के जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं तो उस पे मैं आपको बता दूं कि वो परेशान लड़के के क्या करना है हमें। तो सबसे पहले आपने 4 से 5 मिनट का इंट्रोडक्शन अपना तैयार करना है। इंटरव्यू में उनको समझ नहीं आ रही कि क्या वो पूछेंगे, क्या आपने क्या बताना है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन अपना 4 से 5 मिनट का तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करने हैं। और उसके बाद वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप मास्टर के बाद वहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपकी फील्ड के रिलेटेड पूछेंगे, रिसर्च के रिलेटेड जो आपने स्टडी प्लान दिया होगा मे भी उसमें पूछ सकते हैं कि आपने क्या किया हुआ है अपने। हाँ, और आपके प्रीवियस का आपकी थीसिस हो गई या प्रोजेक्ट, उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर इनमें से कोई किसी चीज़ के बारे में अगर आपको कुछ नहीं पता तो ये नहीं कहना नहीं आई डोंट नो। खामोश नहीं होना, बिल्कुल खामोश नहीं होना। मतलब ये कि में है वो बोलते जाए, चाहे गलत भी है आपने चुप नहीं। जब आप चुप हो गए तो बस समझो गए, ठीक हो गया। ये सारी चीज़, अब ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, आपने ये नहीं देखना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, कम आती है, ये है वो है। ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। आपने बिल्कुल स्लोली बोलना है। मतलब ये नहीं कि अगर मैं स्लो बोलूँगा वो ये कहेंगे कि भाई इसको तो इंग्लिश ही नहीं आती, ये इतना स्लो बोल रहा है। नहीं, ऐसा वो उनको स्लो ही, उनको जो हमारा एक्सेंट है वो बिल्कुल ही मतलब अब जब तेज़ बोलते हैं उनको अच्छा नहीं लगता, ना ही उन्हें समझ आती है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बोलना है। तो आप ये अब मत सोचें कि ये बंदा हमें बता रहा है, ये खुद तेज़ बोलता है। तो ये इंटरव्यू अलग चीज़ है, वीडियो अलग चीज़ है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। और उसके बाद वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप चाइना क्यों आना चाहते हैं। तो आप उसके बाद आप चाइना के बाद क्या, वो डिग्री के बाद क्या करेंगे, चाइना पीएचडी करेंगे। तो इसका ये असूल होता है कि या तो आप कह दें कि हम पीएचडी की ट्राई करेंगे वहीं पे, नहीं तो हम अपने मुल्क में वापस आ जाएंगे। मेन जो होता है, प्रोफेशनल बंदा जो होता है वो कहता है कि हम वापस अपने कंट्री में आके सर्व करेंगे, हम अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करेंगे के साथ, लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये बेस्ट, ठीक है। अब इसमें आपने 3 से 4 मिनट ये पहले, क्योंकि ये भी स्टेटस के हिस्से में लड़के काफ़ी कंफ्यूज थे, इस वजह से इसी के बाद 2 मिनट के बाद हम स्टेटस पे जाएंगे, यूनिवर्सिटी के स्टेटस पे, क्योंकि काफ़ी सारे लड़कों के इंटरव्यू अभी आने वाले हैं। तो अब अपकमिंग डेज में 5-6 दिनों के बाद इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं उनके। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगर आप पहले 3-4 मिनट का आपने अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है, क्योंकि अगर आप अपना इंट्रोडक्शन कम रखेंगे तो वो आपसे फिर टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे। अगर आप इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ाएंगे, आप अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे, तो हो सकता है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो कम पूछें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है सब्जेक्ट्स के, वो पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। और इसका पहले तरीकाकार ये भी है, लड़के पूछ रहे हैं कि हम कैसे वो ज्वाइन करेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, आपको मेल आएगी एक, उसमें आपकी जूम आईडी और उसका पासवर्ड, ये दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। इसकी भी वीडियो हमने बना रखी है पहले, वो आप वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और इसके साथ ही एक लिंक भी होगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे वो जूम एप्लीकेशन पे चला जाएगा और वहाँ पे आपको वेट करना होगा। जब वेट करना होगा तो वो 2 एप्लीकेशन नंबर जो है वो चल रहे होंगे, आपका CES 97 जो भी इस तरीके से होगा आपका कोई भी, ठीक है, जो आपका डिपार्टमेंट है। तो आप वेट करेंगे, जो नंबर आएगा फिर वो आपको बताएंगे। ये नहीं कि आपका जो आपको टाइम दिया गया है उसी टाइम के आपका उसी टाइम पे इंटरव्यू होगा, नहीं, आपका घंटा 2 घंटे लेट हो सकता है। क्योंकि वो अगर आपका सीरियल नंबर, मान लो कि सीरियल नंबर आपका 29 है फॉर एग्जांपल, तो पहले लाजमी नहीं कि 25 जो है या 29 आपका जो सीरियल नंबर है, जो टाइम आपको दिया गया है उसी टाइम पे वही सीरियल नंबर हो। नहीं, वो हो सकता है वो एक इंटरव्यू जो पीछे वाले लड़कों को ले रहे हैं वो किसी का 5 मिनट, किसी का 10 मिनट, इस तरह के मुख्तलिफ टाइम मतलब कि मुख्तलिफ टाइम लग रहा है उनको, ड्यूरेशन जो है उसमें लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इंटरव्यू आपका हो जाएगा इंशाल्लाह, इसके बारे में परेशान नहीं होना। जिनको इंटरव्यू की मेल अभी आई थिंक सबको आ गई है, अब तो उन्होंने पोर्टल अपना क्लोज कर दिया है, नए अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, अब आते हैं स्टेटस पे। स्टेटस कैसे, यूनिवर्सिटी का स्टेटस, सीएसई का स्टेटस तो हो गया, यूनिवर्सिटी का स्टेटस कैसे चेक करना है। अब इनमें से अब लड़के ये कंफ्यूज, परेशान नहीं होना कि मैंने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था उसमें सिर्फ और सिर्फ सीएसई की अप्लाई थी, यूनिवर्सिटी का स्टेटस तो अप्लाई ही नहीं था, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना ही नहीं था, तो मैं कैसे चेक करूँ स्टेटस। भाई आपका सिर्फ सीएसई का स्टेटस, या आपने यूनिवर्सिटी का स्टेटस चेक नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली आपका स्टेटस इन प्रोसेस में आता है। यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। अब लड़के कन्फ्यूज होते हैं, इन प्रोसेस यूनिवर्सिटी का इन प्रोसेस होता है, सीएसई का जो होता है वो
प्रोग्रेस होता है। इन प्रोग्रेस CSE का होता है। दोनों में फर्क है। ये नहीं, आपने देखा कि हमारा यूनिवर्सिटी का जो है वो इन प्रोसेस है, तो इसका मतलब है कि हमारे चांसेस हाई हैं। हाँ, ये ऑलरेडी ही इन प्रोसेस। क्योंकि आप ये समझ रहे होंगे कि मैंने सुना है जिनका इन प्रोसेस होता है वो उसका एडमिशन कंफर्म होता है। नहीं, वो CSE की बात है। कंफर्म मतलब ये कि राउंड अबाउट है, समझ लें कि मतलब कंफर्म ही है तकरीबन, ठीक है। तो अच्छा, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद आगे अब इन प्रोसेस के बाद कौन सा आता है, कभी कभी जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपको इन प्रोसेस की बजाय वो कहते हैं एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड, मतलब कि फ़ीस जमा कराएं भाई, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो वहाँ पे आपको फ़ी पे करना होगी, जितनी भी होगी 400 500 वो सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं कभी कभी इन प्रोसेस में जाता है, उसके बाद हफ्ते 2 हफ्ते बाद महीने बाद आपका स्टेटस चेंज होता है, वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू। भाई इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका पहला स्टेप इनिशियल रिव्यू, कभी कभी यू हैव पास द इनिशियल रिव्यू का भी आई थिंक कभी कभी आ जाता है, तो वो बहुत काम आता है। वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू आता है। इसका मतलब ये है कि आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर है, अब आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ जाएंगे? डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट में कमेटी बैठेगी, वो आपको डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करेगी, जितने भी होंगे, जिनके पास एक्सेप्टेंस होगा वो भी देखेंगे, जो नहीं होगा वो भी देखेंगे। फिर वो जहाँ पे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है, फिर वहाँ पे वो देखते हैं, समझ लें कि आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे डिपार्टमेंट में, ठीक है। डिपार्टमेंट, मान लें कि आपका हम दो डिपार्टमेंट सवर कर लेते हैं। एक मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में लड़कियों के डॉक्यूमेंट्स गए, एक कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में गए लड़कों के। कंप्यूटर साइंस में जो लड़के गए जिनकी फाइल्स गई, मान लें कि फॉर एग्जांपल वो 40 लड़के थे। मैनेजमेंट में जो गए वो भी 40 लड़के थे। अब वो 40 को तो नहीं दे सकते, इसी तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में फाइलें चलेंगी, ठीक है। वो 40 में से 40 बंदों में से, ये फॉर एग्जांपल मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, वो 40 बंदों में से कुछ 4-5 बंदे सिलेक्ट करेंगे। वो एक हर डिपार्टमेंट की पहले बैठेगी कमेटी, तो वो कमेटी 4-4 5-5 बंदे हर डिपार्टमेंट में से, अपने डिपार्टमेंट में से हर बंदा जो डीन होगा या जो भी होगा वो एक्सेप्टेंस के साथ, जिनके एक्सेप्टेंस लेटर होंगे या जो भी होगा, वो उनका हिसाब है, वो किसी को नहीं पता क्या करते हैं। तो वो 5-5 या 6-6 जितनी भी उनके पास कोटा है, वो अब ये नहीं पता कोटा कितना है, तो वो अपने हिसाब से वो सिलेक्ट करेंगे लड़के। इसी तरह सारे डिपार्टमेंट्स अपने अपने लड़के जो है जिन्हें को सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके, वो या तो यूनिवर्सिटी की एक अपनी कमेटी बैठती है, वो सिलेक्ट करती है कि इन जब जितने शॉर्टलिस्ट हुए हैं कैंडिडेट, इनमें से कितने सिलेक्ट कर लें। मान लो कि उन्होंने सिलेक्ट किया, शॉर्टलिस्ट किए हैं 200 लड़का, अब सीटें हैं 150 या 100, तो वो फिर छांटी करके मजीद उनको करके फिर वो उतने लड़के ही सिलेक्ट करेंगे। कब बाद औक़ात ये भी होता है कि कमेटी नहीं कुछ करती, मतलब वो कमेटी फाइनलाइज करके ISO को भेज देती है और ISO सारा काम करती है। कभी कभी होता है ये, अब हमें नहीं पता, काफ़ी सारे लड़के ऐसा कहते हैं, क्योंकि ISO के हाथ में भी थोड़ी बहुत गेम होती है, मतलब वो भी जिसको चाहे सिलेक्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर कहा जाता है कि डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट, उसके बाद ही फिर ISO जो भी करते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट वाले जिनको सिलेक्ट करके भेज दिया वो तो लोहे पे लकीर है, वो ISO वाले चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, ISO वालों के पास या कोई डॉक्यूमेंट्स बाद में उनके पास वो उनको लगता है कि ये लड़का अब नहीं आ रहा या जो भी होता है, क्योंकि काफ़ी सारी जो यूनिवर्सिटी जो मेल करती हैं वो कि ये लड़का, हाँ भी हम आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो लड़का नहीं आता, या जिस वजह से भी किसी और यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन की वजह से या जो भी है, फिर ISO शायद आपने 1-2 बंदे मतलब जो वेटिंग लिस्ट में होता है वो खुद से डाल देता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब ये हो गया वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू। काफ़ी सारे लड़कों के अब आ रहे हैं वेटिंग फॉर प्रिलिमिनरी रिव्यू या प्रिलिमिनरी एडमिशन, इस तरह का आ रहा है। तो भाई ये क्या चीज़ है? तो ये भी सेम यही चीज़ है आपका, मतलब इंटरव्यू में भी कंडक्ट करें। ये जो प्रिलिमिनरी जो होता है, जिनका स्टेटस चेंज होता है कि आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर है, डिपार्टमेंट में आपके डॉक्यूमेंट्स गए हुए हैं, वो डिपार्टमेंट में से जो जिनको सिलेक्ट करना होगा, कोई बगैर इंटरव्यू के डिपार्टमेंट कहता है भाई 100 बंदे हैं, इनमें से हम 50 सिलेक्ट करें या 5 सिलेक्ट करते हैं, बस ये हैं। कोई कहता है नहीं, ये 100 हैं, हम इनका इंटरव्यू लेंगे, पहले इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे, उनमें से जो हमें लगा कि जो 5 बंदे जो कंपेटेबल हैं, जो है जिनका प्रोफाइल स्ट्रांग है या जिस वजह से भी, तो वो फिर उनको सेलेक्ट करते हैं इंटरव्यू लेके, जैसे USTC कर रही है, या फिर आई थिंक आजकल BJTU भी है, BJ जोतांग यूनिवर्सिटी, तो और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये हो गया, ऐसा भी चलता है। वेटिंग फॉर प्रिलिमिनरी एडमिशन या प्रिलिमिनरी रिव्यू का ये मतलब होता है, ठीक है। एडमिशन होता है, रिव्यू होता है, मुझे इसके बाद नहीं, प्रिलिमिनरी वेटिंग फॉर प्रिलिमिनरी एडमिशन रिव्यू तक तो होता है। तो अब ये हो गया वेटिंग फॉर। उसके बाद आता है, कभी कभी आ जाता है आई थिंक फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड।
इसका क्या मतलब है? इसका भी सेम मतलब यही है। ये इस तरह होता है कि हर यूनिवर्सिटी का ना मुख्तलिफ मतलब लिखने का अंदाज समझ ले कि वो और होता है। कोई लिख देता है प्रिलिमिनरी रिव्यू, कोई ये भी लिख देता है पेपर मटेरियल हैज बीन कंफर्म्ड, पॉजिटिव एलिजिबिलिटी रिसीव्ड। तो इस तरह के काफी सारे स्टेटस होते हैं। फाइल रिव्यू पास्ड, हाँ फाइल रिव्यू पास्ड, जिस तरह यूनिवर्सिटी के चल रहे हैं और इस तरीके से ये सारे बस उनका लिखने का अंदाज इस तरीके से समझ ले। और एंड पे फाइनल रिजल्ट के बाद एंड पे आता है, एक आता है फाइनल रिजल्ट अनरिलीज, उसके फाइनल रिजल्ट अनरिलीज के बाद ही आता है। उसके बाद आता है सबमिटेड, एक्सेप्टेड या सबमिटेड, कांग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुल, वो एक खुशी का लम्हा होता है वो। और फाइनल रिजल्ट अनरिलीज जो होता है वो भी उसका मतलब भी यही होता है कि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं अब डिपार्टमेंट में गए हुए हैं। डिपार्टमेंट मतलब सारा वो कर रहा है। डिपार्टमेंट सिलेक्शन के बाद डिपार्टमेंट, अगर आपने फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड है या वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू है, अगर आपका वो क्लियर हो गया मतलब ये कि आपके छक्के, ठीक है। और इसका ये भी कंफर्म नहीं है कि आपका सबमिटेड लिखा हुआ है, आपका एडमिटेड लिखा हुआ है, या आपका स्टिल आपका इन प्रोसेस में ही है, तो फिर भी कोई मसला नहीं है। बस आपको करना ऐसे है कि एंड तक वेट करना है। ये स्टेटस मैटर नहीं करते, स्टेटस मैटर नहीं करते। बस ये है कि आपको दिल की तसल्ली के लिए हर रोज चेक करना चाहिए, ताकि कोई इस तरीके से होता है कभी कोई चीज़ मिस होती है, वो कहते हैं कि ये नई चीज़ बनवा के रहे। अब मुझे कल ही एक लड़का सेंड कर रहा था, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म का उनका कोई मसला था। वो कह रहे थे कि ये क्वारंटाइन की कोई जो है ना, आपका इसमें कोई मसला नहीं है, आप क्वारंटाइन में है तो इसके हिसाब से फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, मतलब ये कि आपका वो जो पॉजिटिव तो नहीं है कोरोना टेस्ट वगैरह जो भी था, इस तरीके से भी वो कर रहा है। तो इस वजह से आपको कह रहे हैं कि आपने पोर्टल हर रोज चेक किया करें, कभी मेल भी चेक किया जाए, इनबॉक्स में कुछ आया। अगर आपके वही कह रहे हैं यूनिवर्सिटी की अप्लाई है तो उसमें जो एक इनबॉक्स का ऑप्शन होता है वहाँ पे मैसेजेस शो होते हैं। कभी कभी वो मैसेजेस आई डेफिनेटली जो है वो आपको मेल भी आते हैं, जो मैसेज वहाँ पे आता है वो मेल भी आती है। कभी कभार नहीं होता, मुमकिन है कि उन्होंने सिस्टम पे तो आपको मैसेज किया हो, वो जो ऑनलाइन पोर्टल होता है, यूनिवर्सिटी पोर्टल की बात कर रहा हूँ और की नहीं, वो उसका आपको मेल में ना किया वो मैसेज सेंड, तो आप वो चेक करते रहा करें। वो चीज़ जो होती है वो ज़्यादा मैटर करती है। जो जिनका यूनिवर्सिटी पोर्टल लिए वो टेंशन ना ले, वो मेल भी करते हैं, वो उसका कोई इशू नहीं है। हाँ, वो मेल्स और पोर्टल वगैरह चेक करते रहे। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें होगी एक्सेप्टेड, इन प्रोसेस, वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू, वेटिंग फॉर प्रिलिमिनरी एडमिशन। किसी का होता है प्री एडमिशन, पता नहीं इस तरह का कोई स्टेटस होता है। वो हस्ट वाले लड़कों के, उनको पता होगा, उनके चेंज हो रहे हैं, तो वो भी एक होता है। वो भी यही है कि इन सारों का निचोड़ यही है कि आपके जो भी स्टेटस, जिनका स्टेटस चेंज होता है, जिनका नहीं होता, कभी कभी यूनिवर्सिटीज़ इन प्रोसेस में ही रखती हैं सारा साल, मतलब सारा साल क्या मतलब ड्यूरेशन जितना भी होता है रिजल्ट आने से पहले तक, तो वो डायरेक्ट मेल कर देती हैं आपको, भैया आपका आपकी स्कॉलरशिप लग गई है। तो आपने करना क्या है, थोड़े बहुत जो है फेसबुक पे कोई हमारा ग्रुप ही जो है वो भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है अपने स्टेटस शेयर करते रहते हैं, मेरा ये स्टेटस है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था आया कि उस यूनिवर्सिटी के भी स्टेटस चेंज हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि बंदा कन्फ्यूज़ होता है, यार मैंने अप्लाई किया हुआ है, पता नहीं और किसी के स्टेटस चेंज हो गए होंगे, मैं अभी बैठा हूँ वेट में। आप कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन यह है कि आप अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है या कोई ऐसी चीज़ है, आप प्रोफेसर से कह सकते हैं भाई ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें। तो हो सकता है ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ज्वाइन कर ले, आप मसले मसाइल शेयर कर सकते हैं वहाँ पे। हाँ इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मैं माजरत खा हूँ उन सब दोस्तों का और उन सब लड़कों का जिनको रिप्लाई नहीं कर पाते। यकीन करें, बिलीव मी, जैसे कहते हैं ना, बिलीव मी, बहुत इसमें टाइम हमारे पास नहीं होता, हमने काफ़ी सारे चीज़ें करनी होती हैं। आप हमारा मैसेंजर, व्हाट्सएप और वेबसाइट देख ले, तो वहाँ पे आपको मैसेजेस आए होते हैं कि एक को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो वो सारी चीज़ें उनके लिए हम माजरत खां हैं। तो ये सारी चीज़ें आप माइंड ना कीजिएगा अगर हम रिप्लाई ना कर सकें। वक्त जैसे हमें टाइम मिलता है वो हम आपको रिप्लाई करते रहते हैं। तो ऐसा हर बंदे को रिप्लाई करना काफ़ी नामुमकिन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।